मैं राजवीर चौधरी बेटा, मैथ्स स्पेशल की फैकल्टी फॉर ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी और लास्ट वीडियोस में आपने क्वेश्चंस करने के तरीके भी देखे होंगे। देखो, अपने को क्या करना होता है बेटा, 1 घंटे या 1.5 घंटे या आधा घंटे या 40 मिनट, जितने मिनट की भी आपको वीडियो मिलती है, ठीक है ना। मेरा मोटिव इतना होता है कि आप उस टाइम पे पढ़ाई करो। क्या करो? पढ़ाई। पढ़ाई के टाइम पे बातें कम और पढ़ाई ज़्यादा करो। मैं आपसे बातें करूँगा ना, स्टार्टिंग में बात करूँगा और बेटा वीडियो एंड होगी जब बात करूँगा, ठीक है। अब बातें ज़्यादा करोगे, पढ़ाई कम करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा जब आप बेटा एग्ज़ाम में बैठोगे तब। वहाँ पर आपकी बातें बहुत कम काम आएंगी। आ रही बात समझ में? तो बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा। आज मैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के आपके बेटा मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा और क्वेश्चंस कुछ कैलकुलेटिव भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा बेटा आपको कि इन क्वेश्चंस में आपको टाइम कम लगाना था। आ रही बात समझ में? बहुत बार क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन डाटा ज़्यादा देख के आप क्वेश्चन छोड़ देते हो। क्वेश्चन नहीं छोड़ना, अपना कंसेप्ट वही रखना है। आप कंसेप्ट को देखना, फिर आप क्वेश्चन करने के तरीके देखना, ठीक है ना बेटा। देखो, टाइम खराब ना करते हुए बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पढ़ो। SP of 2 articles are same. First article is sold at 20% profit and second article is sold at 20% loss. He bears 200 rupees total loss in whole business. Find selling price of each article. क्या बोला? दो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया है। यदि पूरे व्यवसाय में 200 रुपये की हानि प्राप्त होती है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इधर देखो। आपको मैंने बताया था जब पिछले लास्ट क्वेश्चंस करवाए थे तब कि बेटा आपके पास 2 आर्टिकल है, पहली आर्टिकल और बेटा दूसरी आर्टिकल, ठीक है ना। 2 आर्टिकल हैं और दोनों आर्टिकल्स का जो बेटा सेलिंग प्राइस है, क्या है बेटा? सेलिंग प्राइस। फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड आर्टिकल, दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या है बेटा? सेम, समान है। फिर बेटा फर्स्ट आर्टिकल पर तुम्हें X% का प्रॉफिट मिल रहा है और सेकंड आर्टिकल पर तुम्हें X% की क्या मिल रही है बेटा? लॉस। तो इस केस में बेटा पूरे बिजनेस में, इस पूरे बिजनेस में तुम्हें हमेशा लॉस ही मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? लॉस। और जो टोटल लॉस रहेगी आपकी, टोटल जो आपकी लॉस रहेगी वो रहेगी बेटा यहाँ पर X² अपॉन में 100%। ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ। आइए, नहीं आई बात समझ में? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखो x की जगह यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे सर 20। x की जगह यहाँ पर क्या है बेटा? 20। और टोटल लॉस पूरे व्यवसाय में कितनी है, आप बोलोगे सर 200 रुपये। कितनी है बेटा? 200 रुपये। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, टोटल लॉस यदि बेटा मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो टोटल लॉस मुझे कितनी मिलेगी? टोटल लॉस कितनी मिलेगी? आप बोलोगे सर ये मिलेगी मुझे X² अपॉन में 100%। x की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 20। तो 20 का मैं क्या कर दूंगा बेटा? स्क्वायर, और इसमें भाग दे दूंगा बेटे कितने से? 100 से, और आगे किसका साइन लगा दूंगा? आप बोलोगे सर परसेंटेज का। 20 का स्क्वायर कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 20 का स्क्वायर बनेगा 400, और डिवाइड कितने से करना है? आप बोलोगे सर 100 से, और आगे किसका साइन लगा देना है? आप बोलोगे सर परसेंटेज का। तो मेरा आंसर कितना आएगा? एक तरीके से परसेंटेज में टोटल लॉस का कितना आएगा? आप बोलोगे सर 4%। ये क्या है बेटा मेरा, बताओ? टोटल लॉस है, परसेंटेज में कितनी है बेटा? 4%। आइए, नहीं आई बात समझ में? अब आंसर कितना आएगा, कैसे निकालना है आंसर, वो मैं बता देता हूँ। देखो, इस 4% को क्या मैं फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर कर सकते हो। 4% यानी कि 4% का मतलब फ्रैक्शन में कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 1/25, 1/25। परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ? आप बोलोगे सर टोटल लॉस की, यानी कि कुल हानि की। परसेंटेज के साथ में जिसकी बात करूँगा वो बेटा रिजल्ट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा? आप बोलोगे सर ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में। तो आपकी टोटल लॉस यानी कि कुल हानि कितने की हो गई? आप बोलोगे सर 1 की। बेटा टोटल लॉस की कैलकुलेशन हमेशा आप करोगे बेटा टोटल कॉस्ट प्राइस पर, टोटल कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि कुल क्रय मूल्य पर। किस पर करोगे बेटा? आप बोलोगे सर कुल क्रय मूल्य पर, ठीक है ना।
टोटल लॉस की कैलकुलेशन किस पर करनी है? आप बोलोगे सर टोटल कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि कुल क्रय मूल्य पर करनी है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, टोटल कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा? आपके पास वस्तु कितनी है? आप बोलोगे सर 2। तो टोटल कॉस्ट प्राइस का मतलब होगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य प्लस में बेटा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। दोनों वस्तुओं के बेटा क्रय मूल्य पर आपको टोटल लॉस मिल रही है बेटा 1 यूनिट की। तो बेटा टोटल कॉस्ट प्राइस से यदि मैं सेलिंग प्राइस निकालूं तो कौन सा सेलिंग प्राइस निकलेगा? आप बोलोगे सर टोटल सेलिंग प्राइस। तो बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ तो कितना बनेगा? आप बोलोगे सर टोटल सेलिंग प्राइस, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना बना? आप बोलोगे सर दोनों आर्टिकल्स को, दोनों वस्तुओं को खरीदा है 25 में, 25 पर मैंने कितने की लॉस ले ली? आप बोलोगे सर 1 की। तो बताओ दोनों वस्तुओं को मैं कितने में बेचूंगा? आप बोलोगे सर 24 में। वैसे मैं दोनों वस्तुओं पर बेटा कितने की लॉस उठा रहा हूँ? आप बोलोगे सर 200 रुपये की। वैसे कितने की लॉस हो रही है बेटा? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पर कि सर 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो रहेगी बेटा 200 रुपये के इक्वल। किसके इक्वल रहेगी? आप बोलोगे सर 200 रुपये के इक्वल। टोटल जो लॉस है मुझे मिल रही है वो बेटा 1 यूनिट की मिल रही है, और टोटल जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो है सर 24 यूनिट। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू यदि 200 है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 24 में 200 का मल्टीप्लाई कर दो, करो बेटा कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 4800। तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस कितना बना? आप बोलोगे सर 4800, दोनों वस्तुओं का, पहली वस्तु का प्लस में दूसरी वस्तु का। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, और दोनों वस्तुओं के बेटा सेलिंग प्राइस का योग कितना है? आप बोलोगे सर 4800। तो बताओ ईच आर्टिकल का, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 4800 में आप 2 का भाग दे दो। तो 4800 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 2400। कितना मिलेगा बेटा? आप बोलोगे सर 2400। तो पहली आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो भी कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2400, और दूसरी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो भी कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2400। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना बना बेटा? 2400। तो ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप बोलोगे सर 2400। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका बेटा। हाँ भाई, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 16 and 2/3% प्रॉफिट, बी सोल्ड दैट आर्टिकल टू सी एट 11 and 1/9% लॉस, सी सोल्ड दैट आर्टिकल टू सी डी एट 10% लॉस, डी परचेज दैट आर्टिकल इन 14,400 रुपीज, फाइंड बीज कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इफ सी एक्सपेंस्ड 2,000 रुपीज़ ऑन रिपेयरिंग ऑफ दैट आर्टिकल। ए ने एक वस्तु को बेटा बी को बेचा, कितने के प्रॉफिट पर बेचा? आप बोलोगे सर 16/2/3% के प्रॉफिट पर बेचा, और 16/2/3% का मतलब बेटा फ्रैक्शन में कितना होगा? आप बोलोगे सर 1/6। फिर बी ने सी को बेचा है, कितने परसेंटेज की लॉस पर बेचा है? आप बोलोगे सर 11 and 1/9% की लॉस पर बेचा है। 11 and 1/9% का मतलब फ्रैक्शन में कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 1/9। फिर बेटा सी ने डी को बेचा है 10% की लॉस पर, 10% का मतलब फ्रैक्शन में कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 1/10 यानी कि 1/10। डी ने उस वस्तु को खरीदा है सर 14,400 में, तो बी का क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि सी ने उस वस्तु की मरम्मत में 2,000 रुपये खर्च किए हुए हों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में है क्या? ए ने वस्तु को बेचा बेटा बी को, बी ने खरीद लिया, फिर किसको बेच दिया? सी को, फिर सी ने खरीद लिया, किसको बेच दिया बेटा? डी को, और सी ने कुछ पैसे बेटा रिपेयरिंग पर भी खर्च किए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी को बेच रहा है तो कुछ प्रॉफिट पर बेच रहा है, फिर बी सी को बेच रहा है तो कुछ लॉस पर बेच रहा है, फिर सी डी को बेच रहा है तो कुछ बेटा लॉस पर बेच रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वस्तु लगातार बेटा आगे बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअसली रुक नहीं रही है वस्तु। ए से बी के पास गई, बी से सी के पास गई, सी से डी के पास गई। जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगी तो सीधी सी बात है, दो ही चीज़ बनेगी बेटा। प्रॉफिट होगा तो वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी, और लॉस होगा तो वस्तु की प्राइस बेटा घट जाएगी। आइए नहीं बात समझ में? तो वस्तु की जो प्राइस है, वस्तु की जो बेटा वैल्यू है, वो या तो बेटा लगातार बढ़ रही है या लगातार बेटा कम हो रही है, या तो लगातार बढ़ रही है या लगातार बेटा कम हो रही है। आइए नहीं बात समझ में? तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा आपसे, जब ऐसा होता है तो वहाँ पर केस कौन सा लगता है बेटा? सक्सीसिव। तो सक्सीसिव बेटा केस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए।
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन में कि आपका जो ए है वो उस वस्तु को कितने में खरीद कर लाया। तो आपने मान लिया ए का जो क्रय मूल्य है, ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, आप बोलोगे सर एक्स रुपया। ए का क्रय मूल्य आपने कितना मान लिया बेटा, आप बोलोगे सर एक्स रुपया। तो ए कितने में खरीद कर लाया, आप बोलोगे सर एक्स में। ए ने किसको बेचा है बेटा वस्तु को, आप बोलोगे सर बी को बेचा है। कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है, आप बोलोगे सर 16 एंड 2/3% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, आप बोलोगे सर ऊपर। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करोगे आप बोलोगे सर सीपी पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि बेटा क्रय मूल्य पर। तो देखो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए उस वस्तु को कितने में खरीद कर लाया, आप बोलोगे सर 6 में खरीद कर लाया। बेचेगा तो 6 पर कितने का प्रॉफिट लेगा, आप बोलोगे सर 1 का लेगा। तो वस्तु को कितने में बेचेगा, आप बोलोगे सर 7 में बेचेगा। 6 में खरीदा, कितने में बेच दिया बेटा, 7 में बेच दिया। अगर आप बेटा 7 में बेचा है ना, 7 आपका क्या है बेटा सेलिंग प्राइस। अगर आप बेटा ए के कॉस्ट प्राइस का 7/6 निकालते हो तो बेटा आपको मिलेगा ए का सेलिंग प्राइस, और जितने में बेटा ए ने वस्तु को बेचा है उतने में ही बी ने खरीदा है। तो जो ए का सेलिंग प्राइस रहेगा वही क्या रहेगा बताओ, बी का कॉस्ट प्राइस। तो बी का यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ए के कॉस्ट प्राइस का आप बेटा 7/6 निकाल दो। तो जब आप बेटा ए के कॉस्ट प्राइस का 7/6 निकालोगे तो आपके पास बी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब वस्तु किसके पास है, आप बोलोगे सर बी के पास है। ठीक है, बी ने किसको बेचा है, आप बोलोगे सर बी ने सी को बेचा है। कितने की लॉस पर बेचा है, आप बोलोगे सर 11 सही 1/9% की लॉस पर बेचा है। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूं मैं, आप बोलोगे सर लॉस की। तो लॉस बेटा फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी, आप बोलोगे सर ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में। और प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करोगे, आप बोलोगे सर क्रय मूल्य पर। किस पर करेंगे बेटा, क्रय मूल्य पर। तो देखो बी ने कितने में खरीदा, आप बोलोगे सर 9 में खरीदा। बेचेगा तो 9 पर कितने की लॉस उठाएगा, आप बोलोगे सर 1 की उठाएगा। तो कितने में बेचेगा, आप बोलोगे सर 8 में बेचेगा। अगर बेटा मैं बी के कॉस्ट प्राइस का 8/9 निकाल दूं तो मेरे पास बी का सेलिंग प्राइस आएगा, और जो बी का सेलिंग प्राइस रहेगा वही क्या रहेगा बेटा, सी का कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो सी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है बेटा, सी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बी के कॉस्ट प्राइस का आप 8/9 निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा, 8/9 यानी कि 8/9। अब वस्तु बी से किसके पास पहुंच गई, आप बोलोगे सर सी के पास पहुंच गई। सी ने वस्तु को खरीद लिया। सी ने वस्तु को खरीदा और वस्तु की बेटा रिपेयरिंग पर यानी कि मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए, आप बोलोगे सर 2000 रुपये खर्च किए। तो सीधी सी बात है, जितने पैसे रिपेयरिंग पर खर्च करेगा उतना ही वस्तु का बेटा प्राइस यानी कि मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बताओ आपने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए, आप बोलोगे सर 2000। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी कितना बढ़ जाएगा, आप बोलोगे सर 2000। अब ये क्या है बेटा, सी का वास्तविक क्रय मूल्य। ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, सी ने किसको बेचा है, आप बोलोगे सर डी को बेचा है, मतलब डी ने खरीदा है। कितने परसेंट की लॉस पर बेचा है, आप बोलोगे सर 10% की लॉस पर बेचा है। परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर लॉस की, यानी कि हानि की बात कर रहे हो। तो बेटा लॉस फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी, ऊपर। और प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करनी है, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर करनी है। तो सी ने वस्तु को कितने में खरीदा, आप बोलोगे सर 10 में। बेचूंगा तो 10 पर कितने की लॉस उठाऊंगा, आप बोलोगे सर 1 की। तो बताओ वस्तु को कितने में बेचूंगा, आप बोलोगे सर 9 में। तो 9 आपका क्या है, आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, यदि आपको सी का सेलिंग प्राइस निकालना है या मैं बोलूँ बेटा डी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि सी का सेलिंग प्राइस डी के कॉस्ट प्राइस के इक्वल रहेगा, तो आप बेटा सी के कॉस्ट प्राइस का 9/10 निकाल दो। सी के कॉस्ट प्राइस का आप 9/10 निकालोगे तो बेटा आपके पास सी का तो सेलिंग प्राइस आएगा और डी का क्या आएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस। तो आप इस वैल्यू का अब 9/10 निकाल दो। कितना निकाल दो बेटा, 9/10। तो आपके पास बेटा डी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मतलब डी का क्रय मूल्य आ जाएगा। और डी का क्रय मूल्य कितना है, आप बोलोगे सर 14,400। तो ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप बोलोगे सर ये वैल्यू रहेगी 14,400 के इक्वल। अब देखो 9 से ये 144 कटता है बेटा 16 बार, मतलब कितनी बार कट गया, आप बोलोगे सर 1600 बार। ठीक है ना।
आगे देखना बेटा, इस 10 का मल्टीप्लाई जब मैं 16,000 से करूँ 1600 से करूँगा तो मेरे पास आएगा बेटा 16,000। इस 10 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो इधर से बेटा ये 2000 इधर जाएगा तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इधर आपके पास बचेगा क्या, आप बोलोगे सर इधर मेरे पास बचेगा सर 14,000। ठीक है, ये कितना है मेरे पास, आप बोलोगे सर x का 7/6 इंटू का 8/9। अब देखना ये यहाँ तक की कहानी, मतलब यहाँ तक की कैलकुलेशन आप अब कर चुके हो, बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी। अब देखो 2 से कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 3 बार। 2 से कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 4 बार। ठीक है ना। 7 चौक कितना बेटा 28, और 28 से 140 कटता है बेटा कितनी बार बताओ, 5 बार। 8 45, 5 दूनी 10 और 4 14। अब कितना बना बताओ, आप बोलोगे सर 9 गुणा 3 कितना बना 27। 27 का गुणा कितने से करना है, 500 से। तो x बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 27 इंटू का 500। अब देखो बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई में ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। वो 5 का मल्टीप्लाई सीधा 27 से करेंगे, मत करो। 20 पंजे करो 100, ऊपर कितना जा रहा है 7, 7 पद कितना बताओ 35, कितना बना 135। तो टोटल कितना बन गया बताओ, आप बोलोगे सर 13,500, मतलब 13,500। तो आपके पास बेटा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 13,500, और x आपका है क्या है, आप बोलोगे सर ए का कॉस्ट प्राइस। तो ए का क्रय मूल्य कितना आ गया, आप बोलोगे सर 13,500। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेटा बी का कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है बेटा, बी का कॉस्ट प्राइस। अब बी का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ना जो ए का सेलिंग प्राइस रहेगा वही क्या रहेगा बेटा, बी का कॉस्ट प्राइस। और ए का सेलिंग प्राइस यदि तुम्हें निकालना है तो आप उस वस्तु का यानी कि ए के कॉस्ट प्राइस का आप क्या निकाल दो बेटा 7/6। तो ए का सेलिंग प्राइस यानी कि ए का विक्रय मूल्य आ जाएगा, और जो ए का विक्रय मूल्य रहेगा वही क्या रहेगा बताओ, बी का क्रय मूल्य। आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। तो बी का यदि आपको बेटा क्रय मूल्य निकालना है, बी का क्रय मूल्य निकालना है तो ए के क्रय मूल्य का आप बेटा 7/6 निकाल दो। निकाल दो भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब देखो 6 से काट दो इसको, कितनी बार कटा बेटा 6 दूनी 12, कितना बच गया 1, और फिर 6 दूनी कितना बताओ बेटा 12, कितना बच गया 3, और 6 पंजे कितना बताओ 30, आगे एक 0। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा 0 7 पद 35, और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना बेटा 17, और 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना बताओ बेटा 15। तो अपना आंसर कितना होगा बेटा 15,750। दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए कहीं पे भी, ठीक है ना। देखो बहुत ही आसान है यदि आप इस क्वेश्चन को करने लगो तो। रीज़न क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, बशर्ते थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन तो सर आपको करनी ही पड़ेगी। देखो मैं बता देता हूँ, विदाउट कैलकुलेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कैलकुलेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे इतना सारा डाटा है, ठीक है ना। उस डाटा को आपको मैनेज भी करना है। कई बार क्या होता है हम छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ते रहते, और छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको लगता है हमें मैथ्स आ गए, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, अब मैं बोल रहा हूँ ना आप ज़बरदस्ती का टाइम लगाते हो। अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल्स एट अ गेन ऑफ 20% एट एंड द रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस। द गेन परसेंट अर्न बाय हिम इन द होल ट्रांजेक्शन इज। एक डीलर है, अपनी वस्तुओं का 3/4 पार्ट बेटा 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो बची हुई वस्तुओं को यदि वो लागत मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब क्या है, जैसे इस पेन को मैं 10 रुपये में ख़रीद कर लाया और 10 रुपये में ही बेच दिया, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ना तो मैंने लाभ कमाया ना मुझे हानि मिली। 10 में ख़रीद कर लाया 10 में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब तुम्हें 0% मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा 0, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने कितनी आर्टिकल्स बेची हैं, आप बोलोगे सर 3/4 आर्टिकल्स बेची हैं, 3/4 वस्तु बेची हैं। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना, आप ध्यान से देखना। अगर आप मानते हो बेटा कि आपके पास टोटल आर्टिकल्स यानी कि बेटा कुल वस्तु, आप क्या मानते हो बेटा कि आपके पास कुल वस्तु कितनी है बेटा 4, 4 में से आपने कितनी बेच दी, आप बोलोगे सर 3, 4 में से कितनी बेच दी, आप बोलोगे बेटा 3।
अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर वो बोलता कि सारी की सारी जो वस्तु है वो अलग अलग है, तो सीधी सी बात है बेटा, अलग अलग वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस भी अलग अलग होते हैं, और ऐसी कंडीशन बेटा क्वेश्चन में मेंशन होती। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब जितनी भी आपके पास बेटा आर्टिकल्स है वो सारी की सारी सेम है, समान है, और समान वस्तुओं का बेटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी क्या रहता है बेटा, सेम। और मैं यही चाहता हूँ कि ये बस एक बार ये ऐसा बोल दे। अब इसने डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोल दिया है कि सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, सेम है, समान है। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, इधर देखो, 3 वस्तु हैं, 3 वस्तुओं को आपने बेटा 4 में से 3 वस्तुओं को कितने % के प्रॉफिट पर बेच दिया, आप बोलोगे सर 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब जो ये 20% प्रॉफिट है ना, ये 3 वस्तुओं का एवरेज प्रॉफिट है एक तरीके से। मेरे कहने का मतलब क्या है ये, कि पहली वस्तु पर जब आप 20% का प्रॉफिट लोगे, दूसरी पर 20% का प्रॉफिट लोगे, तीसरी पर 20% का प्रॉफिट लोगे, तो तीनों पर भी 20% का ही प्रॉफिट आएगा। अब अगर यहाँ पर मैं टोटल देखना चाहूँ तो टोटल कितना प्रॉफिट बनेगा, देखो प्रॉफिट को प्लस से दिखा रहा हूँ। एक वस्तु पर यानी कि ईच आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो बताओ 3 वस्तुओं पर कितने का प्रॉफिट मिलेगा टोटल, आप बोलोगे सर 60% का। 20 का गुणा 3 से कर दिया, 1 पर 20 का तो 3 पर 60 कर। अब 4 में से बेटा 3 वस्तु बेच दी, तो मेरे पास रिमेनिंग यानी कि शेष कितनी वस्तु बची, रिमेनिंग कितनी वस्तु बची, आप बोलोगे सर 1। अब इस एक वस्तु को वो बेटा क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। इसका मतलब होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब होगा कि वस्तु पर आपको ना तो प्रॉफिट मिलेगा ना ही लॉस मिलेगी, मतलब आपको बेटा 0% मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 0%, मतलब बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। तो एक वस्तु पर बेटा 0% मिलेगा, तो टोटल भी कितना आएगा आपके पास बेटा, 0% ही आएगा। ठीक है, अब 3 और 1 टोटल कितनी वस्तु हो गई, आप बोलोगे सर 4 वस्तुओं पर टोटल कितने का प्रॉफिट मिलेगा, 60 + 0 कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 60% का। तो बताओ ईच आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट मिलेगा, आप बोलोगे सर 60% में 4 का भाग दे दो, कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 15% का। प्रत्येक वस्तु पर यदि 15% का प्रॉफिट मिल रहा है तो ही तो 4 वस्तुओं पर 60% का प्रॉफिट मिलेगा। तो ईच आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट है, आप बोलोगे सर 15% का। तो ओवरऑल 4 वस्तुओं पर भी कितने का प्रॉफिट मिलेगा, आप बोलोगे सर 15% का। अपना आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 15%। दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बताओ, एक राम है, वो बेटा स्थान सी से डी तक जाता है कोई बेटा आर्टिकल परचेज करने के लिए। क्योंकि स्थान डी पर जो आर्टिकल है वो बेटा 15% यानी कि 15% कम मूल्य पर मिलती है। आने जाने में उसके बेटा 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान सी से उसे खरीदने की तुलना में उसे बेटा 150 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, तो उस वस्तु का प्रतिशत लाभ क्या है। देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, 2 स्थान मान लेने हैं, एक तो स्थान सी है और एक क्या है आपके पास बेटा स्थान डी है। ठीक है ना। सबसे पहले बेटा मैं प्राइस की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, प्राइस की। ठीक है ना। तो मान लो स्थान सी पर जो वस्तु है उसकी प्राइस कितनी है, आप बोलोगे सर 100 है। तो स्थान डी पर उस वस्तु की जो प्राइस है वो कितनी कम है, आप बोलोगे सर 15% कम है। स्थान सी पर वस्तु की प्राइस यदि 100 है तो स्थान डी पर उस वस्तु की प्राइस कितनी कम है, आप बोलोगे सर 15% कम है। तो बेटा 100 में से 15% गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 85 बचा, क्योंकि बेटा 100 का 15% कितना रहेगा बेटा, 15 ही रहेगा। तो स्थान सी पर जो वस्तु है बेटा उसकी जो प्राइस है वो है बेटा 100, और स्थान डी पर जो वस्तु है उसकी प्राइस कितनी है, आप बोलोगे सर 85 यानी कि 85 है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, वो ये बोलना चाह रहा है कि भैया आने जाने में उसका खर्चा कितने का होता है, आप बोलोगे सर 150 का, फिर भी वो कितने का प्रॉफिट कमा लेता है, आप बोलोगे सर 150 का। ऐसे कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो स्थान सी पर खड़ा होता है, स्थान सी पर खड़ा होता है, तो वो यहाँ से स्थान डी पर जो वस्तु दिखाई दे रही है उसको ऑब्जर्व करता है। कैसे ऑब्जर्व करता है भाई, कि मैं यहाँ सी से डी पर जाऊँगा और वस्तु को खरीदूँगा, तो आने जाने में तो मेरे 150 रुपये लग रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मेरे निकल जाएंगे। फिर भी स्थान डी पर अगर वस्तु को खरीदूँ तो मुझे बेटा 150 रुपये का प्रॉफिट मिलता है स्थान सी की तुलना में। तो उसका एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ,
एक्चुअल में तो प्रॉफिट बेटा उसका 300 का हुआ। अगर वो स्थान डी पर नहीं जाता है और स्थान सी से ही वस्तु को देखता है तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितने का बना बेटा 300 का। एक्चुअल में तो डी पर, अगर वो सी से डी पर नहीं जा रहा है, सी पर खड़ा है और वहीं से देख रहा है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट जब वो सी पर खड़ा है तो देख रहा है, तो उसको लगेगा कि उसका प्रॉफिट 300 का है। कितने का है बेटा 300 का। मतलब यहाँ से यहाँ तक बेटा वस्तुओं की जो प्राइस है उसमें अंतर जो आएगा वो कितने का आएगा बेटा 300 का। अब 300 में से क्या करता है वो बेटा 150 रुपये तो आने जाने में खर्च कर देता है, आने में, और बेटा किस में बताओ जाने में। 150 तो खर्च हो गए, तो बताओ 300 में से कितने बचे। आप बोलोगे सर 150, अब 150 ही तो बचे हैं, तो 150 का उसका बेटा प्रॉफिट हो जाएगा। 150 का तो उसने किराया दे दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा 300 रुपये का यदि प्रॉफिट दिखाई देता है स्थान डी पर खरीदने में, तो मैं बोल सकता हूँ स्थान सी है और स्थान डी है, उनकी जो बेटा वस्तु हैं वहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं, जो भी वस्तु हैं उनकी प्राइस में अंतर कितने का आएगा। आप बोलोगे सर 300 का। कितने का आएगा 300 का। अरे 300 रुपये कम मूल्य दिखाई देगा तभी तो 300 का प्रॉफिट होगा। तो देखो वैसे कितना कम मूल्य है बेटा स्थान डी पर सी की तुलना में। आप बोलोगे सर 15। वैसे कितना कम है। आप बोलोगे सर 300। तो 15 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। आप बोलोगे सर 300 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 20 रुपया। मतलब ईच यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 20। ईच यूनिट की वैल्यू बेटा 20 है, तो बताओ 85 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 0 0 और 16 और 1 17। मतलब कितनी आएगी बेटा 1700। और बेटा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 100 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे पास 2000। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा स्थान सी पर जो आर्टिकल है आपके पास उसकी प्राइस है बेटा 2000, और स्थान डी पर जो आर्टिकल है उसकी प्राइस कितनी है। आप बोलोगे सर 1700। अब स्थान सी से यदि वो बेटा स्थान डी पर जाता है तो उसका बेटा आने जाने में खर्चा कितने का हो जाता है। आप बोलोगे सर 150 का। तो अब उसको वो वस्तु बेटा 1700 में ना पढ़कर कितने में पड़ जाएगी। आप बोलोगे सर 1850 में, 1850 में पड़ जाएगी। अगर वो 150 रुपये आने जाने का खर्चा कर देता है तो सीधी सी बात है, बताओ उसका प्रॉफिट कितने का होगा। स्थान सी पर वस्तु मिल रही है सर 2000 की, और स्थान सी से डी तक आता जाता है तो वो वस्तु पड़ेगी उसको सर 1850 की। तो कितना कम देना पड़ेगा उसको। आप बोलोगे सर 150 कम देना पड़ेगा। तो 150 का ही क्या हो जाएगा बेटा प्रॉफिट। अब अगर इस प्रॉफिट को मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज कितने का मिलेगा। आप बोलोगे सर परसेंटेज के साथ बात कर रहे हो प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा सर 150 का। लेकिन इस बेटा 150 की कंपेयर आप कितने से कर रहे हो। आप बोलोगे सर 2000 से, तो 2000 पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इस वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो भाई 000 से 000 कर दिया, और 15 का आधा होता है सर 7.5। तो आपका बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने का बनेगा। आप बोलोगे सर 7.5 का, यानी कि 7.5% का। दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए बेटा, ज़बरदस्ती दिक्कत मत लो भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं। एक आपके पास टीवी है, टीवी को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है, और जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तब तक प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन बेटा को उस प्राइस पर करनी है। फिर उसने बोला यदि उसको इस टीवी पर विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ मिले, प्रॉफिट मिले, तो उससे क्रय मूल्य का 5% और 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन बेहद ही आसान है, इधर देखना ध्यान से। 25% और 25% आपके पास कितनी बार आया। आप बोलोगे सर 2 बार। 25% का मतलब 1/4, और ये यहाँ पर भी 25% आया। 25% का मतलब कितना बेटा 1/4। तो आप बेटा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लो, आर्टिकल का क्या मान लो बेटा कॉस्ट प्राइस। कैसे करेंगे क्वेश्चन को कि आपके पास सर टीवी है और आपने मान लिया बेटा टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। देखो मानने का भी एक तरीका होता है, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, माना तो कुछ भी माना 1 2 3 4 1.5 1.2, लेकिन वैल्यू ऐसी मानो कि क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेशन हो जाए आपकी कम, और कैलकुलेशन को करने में आपको आसानी रहे, ऐसी वैल्यू माननी है। तो कैसे मानना है देखो मैं बता देता हूँ। देखना फ्रेंड्स इधर देखो एक बार, आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। नीचे कितना है आप बोलोगे सर 4, और नीचे कितना है आप बोलोगे सर 4। ऐसी वैल्यू मानो
जो 4 से आसानी से कट जाए। तो आप बोलोगे सर 4 होगी या 4 का कोई ना कोई मल्टीपल होगी, तो आप वैल्यू को 4 ही मत मान लेना। अगर 4 मानोगे तो आगे कैलकुलेशन चलेगी बेटा पॉइंट्स में। तो 4 का कोई भी मल्टीपल मान लो, तो 4 का कोई भी मल्टीपल बेटा क्या बनेगा, 4 गुणा 4 16। आपने 16 मान लिया। तो बेटा टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना मान लिया आपने, आप बोलोगे सर 16 यानी कि 16। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टीवी पर बेटा पहले जो प्रॉफिट मिलता है आपको वो कितने का मिलता है, आप बोलोगे सर 25% का। और इस 25% की कैलकुलेशन करनी है बेटा कॉस्ट प्राइस पर। तो सीधी सी बात है 25% का मतलब कितना होगा बेटा, आप बोलोगे सर 1/4। तो 16 का आप बेटा 1/4 निकाल दो तो आपके पास आएगा 4। कितना आएगा, 4। आई या नहीं यही बात समझ में। तो आपका प्रॉफिट कितने का बना, आप बोलोगे सर 4 का। अब मैं देखना चाह रहा हूँ बेटा यहाँ पर वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। तो आप बोलोगे सर 16 में ख़रीदा, बेचूंगा तो सर उस पर 4 का प्रॉफिट होगा, तो मतलब कितने में बेचूंगा, आप बोलोगे सर 20 में बेचना पड़ेगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 20 यूनिट बनेगा, 20 यूनिट बनेगा। आई या नहीं आई बात समझ में। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, वो बोल रहा है कि यदि इस टीवी पर जो सेलिंग प्राइस है उसका यदि आप 25% निकालते हो और 25% के बराबर यदि आपको प्रॉफिट मिलता है, तो इस कंडीशन में आपको बेटा क्रय मूल्य का 5% प्लस में 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कौन सी कंडीशन से बेटा, पहली कंडीशन से। तो देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर बेटा मैं आपको प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ बेटा, प्रॉफिट्स, लाभ दिखा रहा हूँ, लाभ, लाभ। एक बार तो मैं लाभ दिखा रहा हूँ आपको बेटा कॉस्ट प्राइस पर, और एक बार मैं लाभ दिखा रहा हूँ बेटा सेलिंग प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस पर आपको कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, आप बोलोगे सर 4 का। लेकिन सेलिंग प्राइस पर जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी कितने का मिलेगा, 25% का। लेकिन इधर देखो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, आप बोलोगे सर 20। तो 20 का यदि आप सर 25% निकालो, 25% का मतलब बेटा 1/4, मतलब कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5। तो सेलिंग प्राइस पर जब आप बेटा प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास बेटा प्रॉफिट बनेगा 5 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस पर करोगे तो आप बोलोगे सर बनेगा 4 यूनिट। अब वो आपसे बोल रहा है कि जब आप बेटा प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हो किस पर, आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस पर, तो आपको मिलता है सर कॉस्ट प्राइस का 80% प्लस में कॉस्ट प्राइस का सर 5% प्लस में कितना बताओ, 80 रुपये ज़्यादा। कॉस्ट प्राइस का 5% प्लस में 80 रुपये ज़्यादा। वैसे कितना ज़्यादा मिलता है, आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रॉफिट 4 का, यहाँ पर कितने का बेटा, आप बोलोगे सर 5 का। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, आप बोलोगे सर 1 ज़्यादा मिल रहा है। वैसे कितना ज़्यादा मिलेगा, आप बोलोगे सर वैसे ज़्यादा मिलेगा कॉस्ट प्राइस का 5% प्लस में कितना ज़्यादा मिलेगा, आप बोलोगे सर 80 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो क्या आप कॉस्ट प्राइस का 5% निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, आप बोलोगे सर 16। तो 16 का आप 5% निकालो, मतलब 1/20 निकालो। कॉस्ट प्राइस का 5% निकालो, मतलब कितना निकालो बेटा, 1/20। बात बराबर है। तो इधर ये कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 2 से कटा, ये कटा 8 बार, ये कटा 10 बार, मतलब कितना आएगा, आप बोलोगे सर 0.8। तो इधर देखना ध्यान से बेटा, मैं कॉस्ट प्राइस के 5% की जगह क्या रख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 0.8 रख सकते हो। तो 0.8 को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 0.2 मिलेगा। वैसे कितना मिला है, आप बोलोगे सर 80 रुपया मिला है। तो 0.2 की वैल्यू किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर 80 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो इधर आएगा बेटा 10, तो 10 की वैल्यू किसके, ये नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो किसके नीचे आएगा, 10 बेटा 2 के नीचे। अब 10 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आप बोलोगे सर ये आ जाएगी 800 के इक्वल। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने यूनिट है, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस मेरा है 16 यूनिट। तो दिमाग लगाओ बेटा, 2 से 16 कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर जब 2 में 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी बेटा आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया, आप बोलोगे सर 8 × 8 = 64। मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 6400, यानी कि 6400। कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है, आप बोलोगे सर 16 यूनिट है, और 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 6400। तो क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है। उसने बोला एक बार कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेशन करो प्रॉफिट की, एक बार सेलिंग प्राइस पर करो। तो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेशन की तो 4 मिला, और सेलिंग प्राइस पर की तो 5 मिला।
अब वो बोल रहे हैं जब कैलकुलेशन आप सेलिंग प्राइस पर करते हो तो आपको कॉस्ट प्राइस का 5% प्लस में 80 रुपये ज़्यादा मिलता है प्रॉफिट में। वैसे कितना ज़्यादा मिलता है आप बोलोगे सर 1 यूनिट ज़्यादा मिलता है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू इसके इक्वल रहेगी। तो यहाँ से बेटा मैंने 2 यूनिट की वैल्यू निकाली, फिर 2 से 16 की निकाली और मेरा आंसर मेरे सामने। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। दिक्कत कब आती है? जब हम क्वेश्चन को करना ना चाहें। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करवाऊंगा सबसे बेटा, पहले मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करवा देता हूँ। इधर देखो क्या बोला उसने बेटा कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड स्टफ्ड टॉयज एज पार्ट ऑफ देयर ग्रुप एक्टिविटी। दे स्पेंट ₹100 ऑन वेलवेट एंड 5 रुपीज़ ऑन थ्रेड एंड नीडल। थ्रेड का मतलब होता है धागा और नीडल का मतलब होता है बेटा सुई। तो धागे और सुई दोनों पर 5 रुपये खर्च किए। फिर उसने बोला है तथा 27 रुपीज़ है जो आपके मिसलेनियस आइटम्स पर खर्च किए। उन्होंने बोला उन्होंने 30 खिलौने बनाए, 30 टॉयज़ बनाए बेटा, और 25% ऑफ विच वर परचेज्ड बाय फोर्स बाय सम सीनियर स्टूडेंट्स कॉजिंग देम अ लॉस ऑफ 50%। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड दे सेल द रिमेनिंग टॉयज़ so as to gain 50% on their total cost price। देखो है क्या, आपसे पूछ लिया कि कुल क्रय मूल्य पर यदि मैं 50% का प्रॉफिट कमाना चाहूँ, मतलब ओवरऑल जितने भी आर्टिकल हैं उन पर यदि बेटा मैं 50% का प्रॉफिट कमाना चाहूँ तो मुझे बेटा ओवरऑल ही प्रॉफिट मिलेगा। आप बोलोगे सर मिलेगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट को आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आपको नेट प्रॉफिट ही निकालना है ना तो आपके लिए बेटा ये जो लाइंस दे रखी है किसी काम की नहीं है, आप इनके बिना भी काम चला सकते हो। यहाँ तक इन दोनों लाइंस को आप छोड़ दो ना बेटा तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस डाटा पर अगर काम ना करो, आप सिर्फ नीचे वाले डाटा पर काम करो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में आप दिमाग लगाओ। क्या लगाओ बेटा? दिमाग। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आपका काम होगा ही नहीं। ये 2 लाइन किसी काम की नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कितना सा बन गया, आप बोलोगे सर इतना सा 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया, अब इसको करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? आप बोलोगे सर नहीं आएगी। वो बोल रहा है कि भाई 25% जो खिलौने हैं ना वो सीनियर स्टूडेंट्स ने ज़बरदस्ती खरीद लिए जिसके कारण ग्रुप को 50% की लॉस हो गई सर। तो 25% का मतलब कितना होगा? आप बोलोगे सर 25% का मतलब होगा 1/4। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर टोटल मेरे पास टॉयज़ मतलब जो खिलौने हैं वो कितने हैं बेटा? 4। अब ये सारे के सारे अलग खिलौने नहीं है बेटा, सारे के सारे खिलौने एक जैसे हैं। अगर अलग अलग खिलौने होते ना तो वो क्वेश्चन में अलग अलग खिलौनों के बारे में बोलता, डिस्क्राइब करता है इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। तो तब तक आपको मानना है कि सारे के सारे खिलौने सेम है, समान है। समान है तो समान वस्तुओं का क्रय मूल्य भी क्या रहेगा? समान। और मैं यही चाहता हूँ कि वो यही बोल दे, ठीक है बेटा। तो आपके पास टोटल टॉयज़ कितने बने? आप बोलोगे सर 4। तो 4 में से सीनियर स्टूडेंट्स ने, एस का मतलब सीनियर और एस का मतलब स्टूडेंट्स, तो सीनियर स्टूडेंट्स ने कितने खरीद लिए? आप बोलोगे सर 1। तो 4 में से सीनियर स्टूडेंट्स ने कितने खरीदे? आप बोलोगे सर 1 खिलौना खरीदा, जिसके कारण उनको कितने % की लॉस हुई बेटा? उन खिलौनों पर 25% खिलौनों पर, या बोलूँ 1 खिलौने पर, तो आप बोलोगे सर 50% की। कितने की लॉस हुई? आप बोलोगे सर 50% की। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये बेटा आपका एवरेज लॉस है, ये बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो बताओ टोटल यानी कि सम कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 50 से करूँगा तो बेटा माइनस का 50 ही आएगा। लॉस को माइनस से दिखा रहा हूँ। 4 में से 1 बेच दिया तो मेरे पास रिमेनिंग यानी कि शेष कितने खिलौने बचे? आप बोलोगे सर 3। अब इन 3 को कितने % के प्रॉफिट पर बेचूं ताकि बेटा सभी खिलौनों पर कुल क्रय मूल्य पर, कुल क्रय मूल्य का मतलब टोटल खिलौनों पर, सभी खिलौनों पर ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट मिले? आप बोलो सर ओवरऑल मुझे प्रॉफिट मिले 50% का। कितने का मिले बेटा? आप बोलोगे सर 50% का, 50% का। अब देखो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट, मतलब ईच आर्टिकल का प्रॉफिट। प्रत्येक वस्तु पर यदि 50% का प्रॉफिट मिला है तो 4 वस्तुओं पर टोटल कितने का प्रॉफिट मिलेगा? आप बोलोगे सर 4 का मल्टीप्लाई 50 से कर दो, तो आप बोलोगे सर 200 का मिलेगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ,
यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि इन सब को इधर वाला जो आपका सम दे रखा है प्रॉफिट्स और लॉस का, उनको ऐड करूँ तो यहाँ पर 200 बन जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर रख दो आप 250। तो ध्यान से देखो, आप दिमाग लगाओ, प्लस का 250 है, माइनस का बेटा 50 है। तो 250 में से जब बेटा 50 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 200। बचेगा या नहीं बचेगा? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 3 वस्तुओं पर टोटल प्रॉफिट कितने का है? आप बोलोगे सर 250% का। तो ईच आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट मिलेगा? आप बोलोगे सर इस 250% में आप भाग दे दो 3 का। 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा सर 83.33%, मतलब 83 सही 1/3%। तो इस आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट मिला? रिमेनिंग में कितने का? आप बोलोगे सर 83.33% का। तो मेरा आंसर कितना होगा बेटा? 83.33%। मतलब मेरा आंसर क्या होगा बेटा? आप बोलोगे सर नन ऑफ दीज। यही तो चीज़ें हैं बेटा। अब क्या कर सकते हो क्वेश्चन में, बस इतना सा याद रखना है। आगे देखो बेटा, आप इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको चीज़ें देखनी है। आपके पास इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में आपके पास 10 तो कैंडल्स हैं और 10 ही क्या है बेटा? पेन। उनको बेच रहे हो तो प्रॉफिट मिल रही है, और क्या मिल रहा है बेटा? आपको लॉस मिल रहा है। और आपसे बोला प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, और जो बेटा कैंडल का कॉस्ट प्राइस है वो पेन के कॉस्ट प्राइस का हाफ है। तो मोमबत्ती तथा पेन के विक्रय मूल्यों का क्या निकालना है आपको बेटा? अनुपात, यानी कि रेशो निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इधर देखना ध्यान से कि यहाँ पर तो लिख रहा हूँ बेटा मैं कैंडल। क्या लिख रहा हूँ बेटा? कैंडल, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं बेटा? आप बोलोगे सर पेन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बेटा? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर तो बेटा मैं एक वस्तु की प्राइस देख रहा हूँ, एक वस्तु की मतलब एक कैंडल की और एक पेन की। तो मैं मान रहा हूँ बेटा, देखो इधर देखना, ध्यान से बोर्ड पर देखना। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि एक कैंडल का जो बेटा प्राइस है वो कितना है? आप बोलोगे सर एक्स है। और एक कैंडल का बेटा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है बेटा? वाई है, ठीक है ना। एक पेन का जो बेटा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना माना मैंने? पी। और एक पेन का बेटा जो मेरे पास सेलिंग प्राइस है वो मैंने कितना माना? क्यू। मैंने क्या मान लिया बेटा कि एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो है एक्स, और एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो है बेटा मेरे पास वाई। और एक कैंडल का मेरे पास बेटा कॉस्ट प्राइस है वो कितना माना मैंने? एक्स। और एक कैंडल का जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने कितना माना? वाई। और एक पेन का जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है वो मैंने माना बेटा पी। और एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने माना बेटा क्यू। अब देखो उसने क्या बोला, 10 मोमबत्तियाँ बेचने पर, तो 10 मोमबत्ती बेच रहा है। तो पहले मैं देख लेता हूँ बेटा 10 मोमबत्तियों का, यानी कि 10 कैंडल्स का, 10 मोमबत्तियों का कैंडल्स का मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा। मतलब मैं इनको कितने में ख़रीद कर लाया? 10 मोमबत्तियों को। तो आप बोलोगे सर एक मोमबत्ती को ख़रीद कर लाए हो एक्स में, तो 10 मोमबत्तियों को ख़रीद कर लाओगे सर 10x में। 10 मोमबत्तियों को जब मैं बेच रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है बेटा प्रॉफिट, यानी कि लाभ। और लाभ कितना मिल रहा है? प्रॉफिट कितना मिल रहा है? आप बोलोगे सर लाभ मुझे मिल रहा है 3 पेनों के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? आप बोलोगे सर क्यू। तो 3 पेनों का सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 3Q। फिर उसने बोला बेटा कि वो बेच रहा है, क्या बेच रहा है बेटा बताओ? आप बोलोगे सर 10 पेन बेच रहा है। तो 10 पेनों का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? आप बोलोगे सर एक पेन का कॉस्ट प्राइस है पी, तो 10 पेनों का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 10P। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। 10 पेनों को बेच रहा है, तो 10 पेनों को बेचने पर आपको मिल रही है बेटा लॉस। और लॉस कितनी मिल रही है? आप बोलोगे सर 4 मोमबत्तियों के सेलिंग प्राइस की इक्वल। तो एक मोमबत्ती का सेलिंग प्राइस कितना है? वाई। तो 4 मोमबत्तियों का बेटा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4Y। फिर इसने बोला बेटा कि मोमबत्ती का जो कॉस्ट प्राइस है वो पेन के कॉस्ट प्राइस का हाफ है। तो बेटा मोमबत्ती का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? आप बोलोगे सर x। और पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? आप बोलोगे सर p। तो मोमबत्ती का जो कॉस्ट प्राइस है वो पेन के कॉस्ट प्राइस का कैसा है बेटा? आधा है। तो यहाँ से p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 2x। अब इस क्वेश्चन को करने में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए,
क्यों, देखो मैं बता देता हूँ। आपसे बोला है बेटा यहाँ पर कि आपका परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, बराबर है। आइए नहीं ये बात समझ में। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालो बेटा। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के साथ बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, आप बोलोगे सर 3Q का। और प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करनी है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना बना 10 मोमबत्तियों का, आप बोलोगे सर 10x। इस वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लॉस कितने की हुई है बेटा, 4y की। और ये लॉस कितने पर हुई है, आप बोलोगे सर 10p पर, यानी कि 10p पर। अरे 10 मोमबत्ती 10 पेनों पर आपको लॉस मिली है बेटा 4y की। और इस वैल्यू को यदि मैं परसेंटेज में चेंज करता हूँ तो इसमें बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 का। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 100 से ये वैल्यू बेटा कैंसिल, 100% कैंसिल 100% से। p की जगह आप कितना रख सकते हो, आप बोलोगे सर p की जगह मैं रख सकता हूँ 2x, तो p की जगह मैं रख दूंगा बेटा 2x। तो यहाँ से p को उड़ा दो, p की जगह 2x रख दिया तो 10 से आपने क्या काट दिया बेटा, 10 काट दिया। और x से क्या काट दिया बेटा, x। और 2 से ये 4 काट दिया आपने 2 बार। तो बेटा 3Q की वैल्यू आपने किसके इक्वल कर दी, आप बोलोगे सर 2y के इक्वल कर दी। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा बेटा 3Q इक्वल्स टू 2y, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि बेटा मैं Q/y निकालूँ तो Q/y मुझे कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 2/3, 2 और 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से यदि मैं बेटा y/Q निकालूँ तो मुझे कितना मिलेगा 3/2, बात इक्वल है, ठीक है ना। अब y मेरे पास है क्या है, आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस है किसका, आप बोलोगे सर कैंडल का। Q किसका सेलिंग प्राइस है, आप बोलोगे सर पेन का। तो कैंडल के सेलिंग प्राइस का और पेन के सेलिंग प्राइस का रेशो कितने का बना, आप बोलोगे सर 3/2 का। अब क्वेश्चन मेरे हिसाब से टफ तो नहीं था, लेकिन आपने इसको पहले अपने मन में बेटा टफ बना रखा है, इसलिए ये टफ है। ये है क्वेश्चन बेटा मज़ेदार। इस टाइप का क्वेश्चन शायद ही आज तक आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस में, और बुक्स में शायद ही मिले। तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है कि लेकिन करना कैसे, वो मैं बता देता हूँ। देखो इसने क्या बोला कि आपके पास सर 80 आर्टिकल्स हैं, वस्तु कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि बेटा वस्तुओं की संख्या। वस्तु कितनी है, आप बोलोगे सर मेरे पास वस्तु हैं 80 यानी कि 80, ठीक है ना। अब इसने बोला है सर कि 80 वस्तुओं में से आपने n वस्तुओं को, कितने वस्तुओं को बेटा, n वस्तुओं को, n आर्टिकल्स को, n वस्तुओं को बेटा n% के प्रॉफिट पर बेचा है। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 में से बेटा n आर्टिकल्स बेच दी तो आपके पास शेष कितनी बची, आप बोलोगे सर 80 माइनस n आर्टिकल्स। अब बेटा इन 80 माइनस n आर्टिकल्स को वो बेटा 100 माइनस n% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा वो बेटा कि इस ट्रेड पर उस बिजनेसमैन को, मर्चेंट को जो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा वो कितने का मिलेगा, मतलब मिनिमम प्रॉफिट उस मर्चेंट का कितना हो सकता है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि आपको बेटा बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो बेटा बोर्ड के हम कर लेते हैं पार्ट्स। इस बोर्ड के बेटा पार्ट्स कर देते हैं हम अभी बेटा, देखना ध्यान से, मज़ेदार तरीके से पार्ट करेंगे। इधर देखो, देखो इस बोर्ड्स के कर दिए बेटा पार्ट, ठीक है। अब देखना ध्यान से बेटा, इधर देखो। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने बोला था क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो, कि ईच जो आपका आर्टिकल है, ईच जो आपका आर्टिकल है बेटा, उसमें जो आपको वस्तु है, प्रत्येक जो वस्तु है बेटा, वो जो वस्तु आप बेच रहे हो वो वस्तु बेटा आप बेचोगे, प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचोगे बेटा, आप बोलोगे सर, इधर देखना ध्यान से। उसने बोला है बेटा कि एक व्यापारी 80 वस्तु प्रत्येक कितने रुपए की दर से खरीद रहा है, आप बोलोगे सर 40 रुपए की दर से, और उनमें से जो वस्तुएं बेच रहा है वह उनमें से n वस्तुओं को n% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तथा शेष वस्तुओं को 100 माइनस n% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो वो बोल रहा है प्रत्येक वस्तु को 40 रुपये में खरीद कर ला रहा है। बस इतना सा याद रखो आप, बाकी कुछ भी याद मत रखो। प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीदा, आप बोलोगे सर 40 में। अब इधर देखना ध्यान से, n वस्तुओं को खरीदा, n वस्तुओं को बेचा, तो n वस्तुओं को पहले खरीद कर भी लाएगा बेटा वो,
तो देखो n वस्तुओं को कितने में खरीद कर लाएगा, n वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना बनेगा। आप बोलोगे सर एक वस्तु को खरीदा 40 में, तो n वस्तुओं को वो खरीद कर लाएगा 40 इंटू n रुपीज़ में, ठीक है। बची वस्तु कितनी है, आप बोलोगे सर 80 माइनस n। तो इन वस्तुओं का यदि मैं क्रय मूल्य निकालूँ, इसको बोल दूँ CP1 और इसको बोल दूँ बेटा CP2। तो एक वस्तु को खरीद कर ला रहा है बेटा वो 40 में, तो 80 माइनस n वस्तुओं को कितने में खरीद कर लाएगा। आप बोलोगे सर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 40 का। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन आर्टिकल्स पर और इन आर्टिकल्स पर यदि बेटा मैं टोटल प्रॉफिट देखूँ, क्या देखूँ बेटा, टोटल प्रॉफिट। तो एक बार टोटल प्रॉफिट देखो, तो देखो n वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना बना। आप बोलोगे सर 40n। तो 40n पर कितने परसेंट का प्रॉफिट मिला है, आप बोलोगे सर n% का। तो बेटा n वस्तुओं का यदि मुझे प्रॉफिट निकालना है तो 40n का मैं कितना निकाल दूंगा, आप बोलोगे सर n%। अब इधर देखना बेटा, ये 80 माइनस n वस्तु हैं, इनको कितने में खरीद कर लाया, आप बोलोगे सर 80 माइनस n इंटू 40 में। और इन पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर 100 माइनस n% का। तो बेटा 80 माइनस n इंटू 40, इसका मैं कितना निकाल दूंगा, आप बोलोगे सर इसका निकालना पड़ेगा आपको, आप बोलोगे सर इसका निकालना पड़ेगा आपको 100 माइनस n%। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से, देखो ये आपका बेटा टोटल 80 आर्टिकल्स पर क्या बना बेटा, प्रॉफिट। ये तो बना बेटा 80 माइनस n वस्तुओं का प्रॉफिट, और ये क्या बना बताओ, n वस्तुओं का प्रॉफिट। अब देखना ध्यान से, इस टोटल प्रॉफिट को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखना ध्यान से। देखो ये n इंटू n क्या बनेगा, आप बोलोगे सर n स्क्वायर, या मैं बोल दूँ ये बनेगा सर 40n स्क्वायर बन गया। आगे किसका साइन है, आप बोलोगे सर परसेंटेज का। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये 40% सर आप ले लो आगे। तो इधर ये वैल्यू बनी सर 80 माइनस n इंटू का 100 माइनस n। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, यहाँ से 40% कॉमन लिया, यहाँ से भी 40% कॉमन लिया, ले लो दोनों में से कॉमन। तो यहाँ से 40% कॉमन लिया, तो यहाँ पर मुझे मिला सर n स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ बचेंगी तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 80 गुणा 100 बनेगा सर 8000, ये बनेगा सर 80 माइनस का n, और ये बनेगा सर माइनस का 100n, और ये माइनस n इंटू n क्या बनेगा, प्लस का n स्क्वायर बनेगा बेटा। बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखना ध्यान से बेटा, आगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 40% तो बेटा आगे है, n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर क्या बनेगा, आप बोलोगे सर 2n स्क्वायर, और ये बनेगा बेटा माइनस का 180n, प्लस में क्या बनेगा, आप बोलोगे सर प्लस में बनेगा 8000। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 40% यानी कि 40%, और बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, दोनों में से मैं कॉमन लूँ तो 2 का मल्टीप्लाई आगे करना पड़ेगा। तो 40 गुणा 2 कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर 80। 2 कॉमन लूँगा तो 40 गुणा 2 कितना बन जाएगा, 80। तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे सर n स्क्वायर माइनस का 90n, प्लस में कितना बताओ 4000। अब 4000 के साथ बेटा n कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। मतलब जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ भी नहीं बनाता है। यदि मैं इसको बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर में या a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करना चाहूँ, तो ये तो बेटा स्क्वायर वाली टर्म हो गई, और ये कांस्टेंट टर्म हो गई, और ये हो गई बेटा मिड वाली टर्म 2ab वाली टर्म। कौन सी टर्म हो गई बेटा, 2ab वाली टर्म। तो यहाँ से मैं देखूँगा कि बेटा n किसके साथ एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। तो देखो 2 अगर मैं इसके अंदर से निकालूँ तो यहाँ पर बेटा 2 कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 45n बच गया। अगर मैं a को बेटा n मानता हूँ तो b की वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, आप बोलोगे सर 45 यानी कि 45। तो कुछ मत करना बेटा, इस वैल्यू में आप 45 का स्क्वायर ऐड कर देना और 45 का स्क्वायर घटा देना। तो बेटा 45 का यानी कि 45 का स्क्वायर कितना बनता है, आप बोलोगे सर 2025। तो ये क्या बनेगा बताओ, आप बोलोगे सर 80% इंटू का n स्क्वायर माइनस का 90n, प्लस में बेटा 2025
माइनस का बेटा 2025, मतलब 2025 को ऐड किया और 2025 को ही घटा दिया, तो इससे इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस में कितना आप बोलोगे सर 4000। अब देखना ध्यान से बेटा, ये क्या बना आपके पास, आप बोलो सर ये बना 80% इंटू का, ये कितना बना आप बोलोगे सर n स्क्वायर माइनस का 90n प्लस में कितना आप बोलोगे सर 2025। अब ये माइनस का 2025 है और ये प्लस का 4000 है, तो कितना बचेगा आपके पास, आप बोलोगे सर ये बचेगा 1975। अब देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पर मज़ेदार क्वेश्चन है, डरना नहीं है, सॉल्व करना है, पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ तक ये वाला जो टर्म है बेटा आपके पास क्या बना, ये वाला टर्म आप बोलोगे सर ये वाला टर्म मेरे पास बना n माइनस का 45 का स्क्वायर बन गई बेटा, ये वाली टर्म n माइनस का 45 का होल स्क्वायर, और ये बेटा प्लस में कितना बना आप बोलोगे सर 1975। अब ये आपका बेटा टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट को मैं बेटा इस फॉर्म में ले आया, किस फॉर्म में ले आया बेटा टोटल प्रॉफिट को, 80% ऑफ n माइनस 45 का स्क्वायर प्लस में बेटा 1975। अब देखना ध्यान से बेटा, इस प्रॉफिट को आपको मिनिमम करना है। अब मिनिमम बेटा प्रॉफिट डिपेंड करेगा यहाँ पर n की वैल्यू के ऊपर, आ रही बात समझ में, n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप 80% में चेंज कर नहीं सकते, आप 1975 में चेंज कर नहीं सकते। आप अगर चेंज कर सकते हो तो इस टर्म में चेंज कर सकते हो, और ये टर्म है बेटा स्क्वायर में, किस में है बेटा स्क्वायर में। अगर अंदर आप वैल्यू लेते हो नेगेटिव तो स्क्वायर होके हो जाएगी पॉजिटिव, तो कोई मतलब नहीं पड़ा। पॉजिटिव वैल्यू हुई तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही, पॉजिटिव लोगे तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा। अब एक कंडीशन बची, नेगेटिव ले नहीं सकते, पॉजिटिव ले नहीं सकते, एक कंडीशन बची मिड की। मिड क्या बनेगा आप बोलोगे सर जीरो। अगर इस टर्म को मैं बेटा क्या बना देता हूँ जीरो, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा बेटा मिनिमम, क्या मिलेगा मिनिमम। अब मिनिमम प्रॉफिट के लिए आपको n माइनस के 45 के स्क्वायर को बेटा बनाना पड़ेगा ज़ीरो, तो यहाँ से बेटा n माइनस का 45 आपको मिलेगा ज़ीरो, तो n बराबर क्या मिलेगा आप बोलोगे सर प्लस का 45, मतलब n बराबर बेटा प्लस के 45 पर ये प्रॉफिट आपको मिलेगा बेटा मिनिमम। कैसा मिलेगा बेटा मिनिमम। अब कुछ नहीं करना, आपको टोटल प्रॉफिट जो आपका है इसमें n की जगह 45 रख दो, तो आपको मिनिमम प्रॉफिट मिल जाएगा इस ट्रेड पर। तो बेटा मिनिमम प्रॉफिट निकालो आप कितने का मिला, देखना ध्यान से, मिनिमम प्रॉफिट, हाँ भाई रखो n की जगह 45, तो 40 गुणा में क्या है आप बोलोगे सर n स्क्वायर है, n इंटू n, ये बना ना n इंटू n, n स्क्वायर ही बना, तो बेटा n स्क्वायर मतलब 45 गुणा में 45, और आगे से बेटा परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 100, इसमें n की जगह 45 रख दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, मिनिमम प्रॉफिट आ जाएगा। फिर है बेटा 80 माइनस n, 80 में से यदि बेटा मैं 45 घटाता हूँ तो मेरे पास बचता है 35, फिर कितना है आप बोलोगे सर इंटू का 40 है, मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास कितना है आप बोलोगे सर 100 माइनस n, n की वैल्यू कितनी है 45, तो 100 में से 45 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा आप बोलोगे सर मुझे मिलेगा 55, ठीक है। और आगे किसका साइन है आप बोलोगे सर परसेंटेज का, तो परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 100। अब देखो इस वैल्यू को आप काट लो और आपका आंसर आपके सामने। तो 20 से 40 कटा बेटा 2 बार, 20 से ये कटा कितनी बार आप बोलोगे सर 5 बार, और 5 से ये कितनी बार कट गया बताओ, 5 से ये कट गया बेटा 9 बार, मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट लो, 20 से कटा 2 बार, 20 से कितनी बार कटा आप बोलोगे सर 5 बार, 5 से कितनी बार कटा आप बोलोगे सर 7 बार, ठीक है ना। अब देखो ये कितना बना 7 दूनी 14, 14 गुणा में 55 करोगे तो ये आएगा 14 पंजे 70, 70 और 7 77, मतलब कितना आएगा 770। ये बना सर 18, 18 गुणा में कितना बताओ बेटा 45, तो 18 गुणा में 4 करते हो तो 72, मतलब 720, 720 और 18 गुणा 5 90, तो 720 और 90 कितना बना आप बोलोगे सर 810, तो टोटल कितना बना आप बोलोगे सर 1580। तो इस ट्रेड पर जो तुम्हें बेटा मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा वो कितने का मिलेगा आप बोलोगे सर 1580 का। अब देख लो आप क्वेश्चन आपको किसी भी लेवल पे मिल सकता है। अब ये एप्टीट्यूड ही है, बहुत से लोग बोलते कि नहीं सर एप्टीट्यूड तो बहुत छोटी छोटी रहनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है बेटा। टीचर तुम्हें चमकाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन लेके और उनको बेटा सॉल्व करके आ रही है बात समझ में, मतलब उनकी क्या करेंगे वो टेक्निकल जो कैलकुलेशन है उसको उठा के आपको दिखा देंगे वाओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपको जेन्युइन चीज़ें पढ़नी है, और जेन्युइन चीज़ें पढ़नी है तो उनको पढ़ना है बेटा गहराई से। अब ये क्वेश्चन बना आपका, अब बताओ इस क्वेश्चन में आप क्या ही सॉर्ट करोगे। अब दो ही तरीके हैं, या तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से नहीं जानते हो तो आप रट सकते हो इस क्वेश्चन में कि भाई n बराबर 45 पर आपका प्रॉफिट होगा मिनिमम। अब जरूरी थोड़ी है बेटा कि हर केस में n इक्वल्स टू 45 ही रहे, n इक्वल्स टू 40 भी रह सकता है, 30 भी रह सकता है, 35 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अगर आपको पढ़ना है तो पूरी चीज़ को गहराई से पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ाई करो तो एक बार ऐसी करो कि जी तोड़ दो सारी चीज़ों में। आ रही बात समझ में? मन लगा के पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस लेकर आऊँगा बेटा, बढ़िया बढ़िया, टफ से टफ क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन, मीडियम से मीडियम क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए गुड बाय।